In the last class we had done with your electrochemistry and हमने सेल किया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और अगर आपको मेरी आवाज ना आए या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताना, ठीक है। तो Yes, क्या ma'am. हो रहा है ना बेटा कि whenever we are studying the cell, तो सेल में हम पोटेंशियल को यूज कर रहे हैं, वी पीपल आर यूजिंग द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ओवर देयर। तो पहला क्वेश्चन तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि जो मैंने वैल्यूज लिखी थी किसी के भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, वो वैल्यूज कहाँ से आती हैं, मतलब हाउ कैन वी गेट दैट। मैम चैप्टर खत्म हो गया है? नहीं जी मंडल, जो भी है बच्चे, नाम आपका, चैप्टर खत्म नहीं हुआ है अभी। चैप्टर ये वाली क्लास लेगा और उससे नेक्स्ट वाली क्लास का थोड़ा सा क्वेश्चन लेगा। मैं अविनाश हूँ, ठीक है अविनाश। तो आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स अब क्या होता है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को ना शॉर्ट फॉर्म में एस, एच और ई भी लिखते हैं, ठीक है। और जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ये एक स्टैंडर्ड फिक्स किया हुआ था। हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड माना था उस टाइम पे, तो हमने इसको पढ़ लेना है। अदरवाइज अगर उस टाइम पे कार्बन को स्टैंडर्ड बोलते ना बेटे, तो उसके विद रिस्पेक्ट टू सबका पोटेंशियल कैलकुलेट करते और वो वैल्यूज अलग होती। ऑलवेज कीप दैट इन माइंड कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है दैट इज रिलेटिव इन नेचर। ये रिलेटिव है नेचर में, दिस इज नॉट एट ऑल एब्सोल्यूट, ठीक है। ये एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब जैसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वगैरह पढ़ते हैं ना, ठीक है, उस हिसाब से ये हो पा रहा है। जस्ट अ मिनट। अब पहले इसकी देखते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की कंस्ट्रक्शन क्या है? सबसे पहले तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में होता है आपके पास एक इस तरह का कंटेनर, ठीक है अविनाश, इट्स ओके। तो इस तरह का हमारे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में हमारे पास है सॉल्यूशन। ये जो सॉल्यूशन है बेटे ये हमने लिया है डाइल्यूट HCl का। और यहाँ पे हमारे पास एक इस तरह से ट्यूब बनी हुई है, यहाँ पे एक इनलेट रखा हुआ है और इसके आगे एक पत्ती सी लगी हुई है, मेटल की स्लिट सी लगी हुई है। ये है इनलेट फॉर द हाइड्रोजन गैस, ठीक है, इनलेट फॉर द हाइड्रोजन गैस। यहाँ से हाइड्रोजन गैस अंदर जाएगी। और ये है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड या प्लेटिनम का जो आपके पास मेटल है, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, कैसे क्या होता है? देखो हाइड्रोजन एक ऐसा एटम है जिसकी दोनों तरह की टेंडेंसी है। इट कैन गेन द इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज इट कैन लूज द इलेक्ट्रॉन्स। तो इसलिए हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड मान लिया गया और हाइड्रोजन के विद रिस्पेक्ट टू हम बाकी पोटेंशियल्स को कैलकुलेट करते हैं। जैसे क्या होता है कि अगर हाइड्रोजन एज अ ऑक्सीडेशन हाफ सेल होता है, तो हाइड्रोजन एज अ ऑक्सीडेशन हाफ सेल होगा, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हमने ले लिया पहले जो कि गैसीय स्टेट में है, इसका हाफ ले लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, H+ एक हाइड्रोजन दे देगा और इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन इसका लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास बन गया आयन। तो वी आर गेटिंग द हाइड्रोजन आयन इन इट, ठीक है। अब इसी को, अब हुआ क्या, ये वाला हाइड्रोजन था यहाँ से गया और ये हाइड्रोजन H+ में, ये जो रेड कलर का मैंने हाइड्रोजन लिखा, ये H+ में कन्वर्ट होके सोल्यूशन में आ गया। अब हमारे पास एक येलो कलर का हाइड्रोजन भी है जो H+ और Cl- से आया, ठीक है। तो वो क्या करेगा, जब हम रिडक्शन हाफ सेल लिखते हैं ना, तो जो आपका H+ एक्वस फॉर्म में है, मतलब सॉल्यूशन में है, वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और बिल्कुल इससे रिवर्स रिएक्शन दे देगा और वो हाइड्रोजन हो जाएगा गैसीय स्टेट में।
तो मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ ये वाला हाइड्रोजन कौन सा है, येलो कलर का, और ये वाली हाइड्रोजन गैस कौन सी है, रेड कलर की। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन गैस जो आप पास कर रहे थे वो H प्लस में कन्वर्ट होके सॉल्यूशन में आ रही है, और जो आपका H प्लस रिएक्ट कर रहा है वो इस मेटल के ऊपर रिएक्शन होके, मतलब हाइड्रोजन बन के इधर से बाहर जा रहा है। ठीक है, और रेड कलर वाला अंदर आ रहा है। तो बेसिकली ये एक तरह का रिवर्सिबल रिएक्शन है, और हाइड्रोजन दोनों की तरह बिहेव करता है। इसलिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि अगर हाइड्रोजन की टेंडेंसी रिड्यूस और ऑक्सीडाइज दोनों करने की है, तो जो ई नॉट है, ई नॉट को क्या पढ़ते हैं बेटे, दैट इज कॉल्ड एज अ स्टैंडर्ड, और हम मैं इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल ही लिखूंगी। जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन टू हाफ ऑफ H प्लस, ये तो हो जाएगा रिडक्शन, हमें ऑक्सीडेशन हो जाएगा, हमें इसका रिडक्शन लिखना है। तो लेट मी राइट इट, H प्लस टू हाइड्रोजन, और हाफ कर देते हैं बैलेंस करने के लिए, ये वैल्यू जीरो होती है, मतलब हाइड्रोजन के लिए ये वैल्यू जीरो होती है। एंड इसकी हेल्प से, बिकॉज एक हमारे पास नोन होगा, तो हम सेल बना लेंगे, तो वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मतलब इसलिए इसको स्टैंडर्ड माना जाता है। एंड द वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, अकेला हाइड्रोजन ही स्टैंडर्ड नहीं होता, जैसे कैलोमल होता है, मरकरी, ठीक है, उसको भी स्टैंडर्ड मान लेते हैं, किसी को भी स्टैंडर्ड मान सकते थे तब भी, बट हाइड्रोजन को उस टाइम माना गया। और जितनी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपके पास बनी हुई है बेटे, उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जितने भी पोटेंशियल्स की वैल्यू कैलकुलेट हुई है, अरे मैं अविनाश अभी बोल तो रही हूँ, अभी तो मैंने खत्म ही नहीं किया, तुम तो एक ही बात बोलते हो हमेशा कि दोबारा रिपीट करा दो, अभी तो मैंने खत्म ही नहीं किया। तो बेटे जो जितनी भी आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वैल्यूज लिखी हुई है ना, वो सारी वैल्यूज एक्चुअली में हाइड्रोजन के विद रिस्पेक्ट टू कैलकुलेट की हुई है। तो हाइड्रोजन की कंस्ट्रक्शन आपको बता दी है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसा है, उसमें HCl का सोल्यूशन लेते हैं जिसमें से H प्लस हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है, और जो हाइड्रोजन गैस आप बाहर से पास करते हो वो H प्लस में कन्वर्ट हो जाती है। तो H प्लस का या हाइड्रोजन का इंटरचेंज होता रहता है, और हाइड्रोजन की दोनों तरह की टेंडेंसी होती है, इसलिए हम इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जीरो रख लेते हैं, और इसको याद रखना है। अब देखो हम बाकियों का कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटे, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द अदर इलेक्ट्रोड्स with respect to, या with the help of, लिख लो, with the help of SHE, with the help of SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये जो 12th केमिस्ट्री की NCERT का रिएक्शन है, NCERT का मुझे कहना चाहिए पहला क्वेश्चन है। जैसे मान लो मुझे कैलकुलेट करना है ई नॉट ऑफ जिंक 2+2 जिंक, ये मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी ना, आई तो स्टेप्स में लिख रही हूँ यहाँ पे क्या करना होता है। स्टेप्स ये है कि सबसे पहले आप बनाओ एक सेल फॉर्म करो। ठीक है, सेल जो फॉर्म करना है उसमें जो आपकी गिवन मेटल है जिसका आपने कैलकुलेट करना है, ऑन वन साइड, ऑन वन हाफ सेल एंड द अदर इज द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो एक तो आप इसको लगा दो और एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले लो। ठीक है, अब मुझे कैसे पता लगेगा कि किसको किस साइड लेना है, बस यही ट्विस्ट है। आपको इसको याद ही नहीं रखना, आप एक सिंपल सा ढंग देख लो। मान लो तुमने इसे कैथोड ले लिया, या पहले चलो मैं एनोड ले लेती हूँ। अगर मैंने इसको एनोड ले लिया तो ये एनोड हो गया। ये क्या करेंगे हम, जिंक का रोड और जिंक सल्फेट का सोल्यूशन, और इसको कनेक्ट कर दिया मैंने, नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे करके, और उसके बाद मैंने इसको कनेक्ट कर दिया अपने SHE से। ये मेरे पास हो गया ऐसे SHE, वैसी कंस्ट्रक्शन बना देती हूँ जैसे मैंने वहां पे बनाई थी। ठीक है, ऐसे करके, और एक इनलेट दे दो और ऐसे ऊपर से
यहाँ से हाइड्रोजन गैस पास करेगी, यहाँ पे एक मेटल की पत्ती है, मतलब ये हमने रख दिया SH, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, सॉल्ट ब्रिज भी बीच में लगा दो। ठीक है जी, ये हमने सॉल्ट ब्रिज भी लगा दिया। अब इसका ई नॉट ऑफ सेल क्या होगा? ई नॉट ऑफ सेल होगा ई नॉट ऑफ रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन। और आपको लास्ट क्लास में बहुत बार ये चीज सिखाई थी कि बोथ शुड बी इन द रिडक्शन पोटेंशियल फॉर्म, बोथ शुड बी इन द रिडक्शन पोटेंशियल फॉर्म। दोनों क्या होने चाहिए? रिडक्शन पोटेंशियल फॉर्म में होने चाहिए। तो दोनों रिडक्शन पोटेंशियल फॉर्म में होंगे तो आप ये इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अब इसकी रिडक्शन पोटेंशियल फॉर्म क्या होगी? ई नॉट ऑफ H प्लस टू हाफ ऑफ हाइड्रोजन, और इसकी रिडक्शन पोटेंशियल फॉर्म क्या होगी? ई नॉट ऑफ जिंक प्लस टू जिंक। ठीक है, अब ई नॉट ऑफ सेल का कोई ना कोई आंसर आएगा तुम्हारे पास। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में ई नॉट ऑफ सेल का आंसर आता है 0.76। ठीक है, 0.76 ये आंसर आता है। ठीक है जी, अब इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ, हमारे पास इस साइड पे क्या था? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की तो वैल्यू आपको पता ही है कितनी होती है, 0। तो हाइड्रोजन की 0 लिख दो, माइनस ई नॉट ऑफ जिंक 2 प्लस 2 जिंक। तो आपके पास जो आंसर आएगा ई नॉट ऑफ जिंक 2 प्लस 2 जिंक, वो एक्चुअली में आ जाएगा माइनस ऑफ 0.76। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया किसी का रिडक्शन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द हाइड्रोजन। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि मैम आपको कैसे पता कि इसको एनोड पे लगाना है और दूसरे को कैथोड पे लगाना है? ऐसे भी तो हो सकता था कि हम इसको उल्टा कर देते। आप उल्टा कर लो, अगर आप इसको अपोजिट करोगे तो क्या होगा? अगर आपने लेट अस सपोज कि कैथोड को लगा दिया, एनोड लिख देते हैं पहले, अगर मान लो आपने एनोड लगा दिया यहाँ पे हाइड्रोजन SH, ठीक है, और इफ अगर आपने कैथोड लगा दिया यहाँ पे जिंक, तो आपको ई नॉट ऑफ सेल जो आएगी वो आएगी ई नॉट ऑफ जिंक 2 प्लस 2 जिंक माइनस ई नॉट ऑफ H प्लस 2 हाफ ऑफ हाइड्रोजन। तो ये आंसर ऑटोमेटिकली तुम्हें माइनस में मिलेगा। और अगर तुम्हें ये आंसर माइनस में मिलता है तो तुम्हें लाइफ में कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हें पता है कि अगर ईएमएफ नेगेटिव आती है तो सेल रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। सेल रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। फिजिबल का मतलब होता है स्पॉन्टेनियस नहीं है, नॉट फिजिबल और नॉट स्पॉन्टेनियस मतलब ये रिएक्शन कभी हो ही नहीं सकता। कॉपी पे तो वो नेगेटिव वैल्यू दिख रही है, कॉपी पे तो वो माइनस में लिखा हुआ आ गया, पर एक्चुअली में वो सेल काम ही नहीं करता, सेल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस ही नहीं करता। ठीक है, तो आपको इस तरीके से सेल को कैलकुलेट करना होता है। अब आपकी जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है ना, वो भी मैं बता देती हूँ। ठीक है, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है देखो, ये क्वेश्चन था कि कैलकुलेट ई नॉट ऑफ कैलकुलेट ई नॉट ऑफ मैग्नीशियम 2 प्लस 2 मैग्नीशियम। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन करनी है। अगर आपने ई नॉट ऑफ Mg2 प्लस 2 Mg कैलकुलेट करना है तो अब आप देखो ये मेटल है ना, और दूसरी चीज क्या है? हाइड्रोजन। तो सब बच्चों को पता है कि मेटल्स होती हैं हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो मेटल्स हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, तो मेटल को क्या बनाएंगे जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं? एनोड। ठीक है, इसको एनोड बनाएंगे क्योंकि इसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, और हाइड्रोजन इसके कंपैरिजन में कैथोड जाएगा, तब आपका आंसर सही आएगा। हाँ, अगर आप पेपर में उल्टा बना के आते हो तो फिर ईएमएफ आपकी गलत आएगी। ठीक है ना, वो सेल वर्क नहीं करेगा। तो इतना दिमाग खुद लगाना है कि मैग्नीशियम मेटल है, एस ब्लॉक की मेटल है, और एस ब्लॉक की मेटल सबसे स्ट्रॉन्ग मेटल्स होती है। और मेटल्स का मतलब ही क्या है?
मेटल की डेफिनेशन ही क्या होती है बेटे, मेटल्स आर हैविंग द स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो ई नॉट ऑफ सेल होगा, तो ये वाली को बनाओगे एनोड, ये वाली को बनाओगे कैथोड, तो कैथोड का आ गया ई नॉट ऑफ एच प्लस टू हाफ ऑफ हाइड्रोजन माइनस ई नॉट ऑफ एम जी टू प्लस टू एम जी। ठीक है, ये आ गया आपका। तो ये वैल्यू 0 है, माइनस ई नॉट ऑफ एम जी टू प्लस टू एम जी, और ये आंसर आएगा ई नॉट ऑफ सेल। तो आपने जब कैलकुलेट करना है ई नॉट ऑफ एम जी टू प्लस टू एम जी, तो पेपर में कोई वैल्यू याद करके नहीं जानी है, बस लिख देना है ई नॉट ऑफ सेल। बस ये याद रखना है कि ये होना चाहिए तुम्हारा कैथोड और ये आना चाहिए एनोड। हमेशा याद रखो जितनी भी एस ब्लॉक की मेटल्स होंगी, जितनी भी एस ब्लॉक की मेटल्स होंगी वो स्ट्रॉन्ग मेटल्स होती हैं, और स्ट्रॉन्ग मेटल्स का मतलब भी क्या है कि उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करना। ठीक है, मैं जितनी भी स्लाइड्स थी एक बार दोबारा से दिखा देती हूँ। ये स्टैंडर्ड एक एक मिनट यहाँ पे रुक जाती है, और फिर उसके बाद आप चैट बॉक्स में बता सकते हो अगर आप कोई चीज आपको नहीं पता लगी। ये फर्स्ट था बेटे जी, ये सेकेंड स्लाइड है। ठीक है, उसके बाद ये थर्ड स्लाइड है जिंक और हाइड्रोजन वाली, और ये फोर्थ स्लाइड है मैग्नीशियम वाली। मैम कितने लेक्चर का बचा है ये चैप्टर? अविनाश मोस्ट प्रोबेबली तो आज ही हो जाएगा ये चैप्टर कंप्लीट, थोड़ा बहुत हल्का प्रैक्टिस नेक्स्ट क्लास में मिलेगा। ठीक है, घबराना नहीं है, आप ऑर्गेनिक से भी जल्दी घबरा जाते हो। मैम ड्यू टू द थंडर स्टॉर्म एंड द हैवी रेनिंग आई कैन नॉट अटेंड द क्लास, राधिका गुप्ता। बेटा ट्राई किया करो, जितना हो सकता है आप उसको ट्राई करो। अगर अनबियरेबल कंडीशंस हैं, आप बिल्कुल नहीं कर पा रहे हो, कंडीशंस मैनेजेबल नहीं है, तो देन इट इज ओके। अदरवाइज जहां तक कर सकते हो जरूर किया करो। ये टॉपिक कंप्लीट है बच्चे। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विद द हेल्प ऑफ एसएच। नेक्स्ट है जो टॉपिक, उसके लिए नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं बिकॉज नया टॉपिक है। नेक्स्ट इज कॉल्ड एज अ नॉन्स्ट इक्वेशन। नॉन्स्ट इक्वेशन, नॉन्स्ट इक्वेशन बस एक इकलौता टॉपिक बचा था जो उस वाली कैलकुलेशन का लास्ट पार्ट है। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था ना, हमने देखो पहले तो कैथोड एनोड भी डिसाइड कर लिए, ई नॉट ऑफ सेल भी लिख लिया, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल भी लगा लिया। उसके बाद क्या बचा था बच्चों? उसके बाद हमने सेल रिप्रेजेंटेशन भी कर ली, फिजिबिलिटी नॉट फिजिबिलिटी भी कर ली। तो नॉन्स्ट इक्वेशन एक एक्स्ट्रा चीज है, मतलब उस वाली कैलकुलेशन में हो सकता है ई में एमएफ पूछे। मैं अभी बताती हूँ क्या होती है ये इक्वेशन। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, मतलब ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, और फुल सीबीएसई में भी, स्टेट बोर्ड में भी, जेई में भी, सब में आता है। तो आपके पास इक्वेशन होती है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी लॉग ऑफ क्यू सी। जिन बच्चों ने ये इक्वेशन 11th क्लास के केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ी है या थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ी है, बहुत अच्छी बात है। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ी उनके लिए मैं बता देती हूँ क्या होता है। डेल्टा जी का मतलब होता है बेटे गिव्स फ्री एनर्जी। दिस इज कॉल्ड एज अ गिव्स फ्री एनर्जी। गिव्स फ्री एनर्जी को डेल्टा जी से लिखते हैं। ये वो एनर्जी है जो देखो कोई भी काम हो रहा है ना तो उसके पीछे एनर्जी लगती है, या अगर कोई भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है तो वो दूसरे तरह की एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि अपने आप से तो कोई भी एनर्जी प्रोड्यूस या वेस्ट होती नहीं है। ठीक है, तो डेल्टा जी है गिव्स फ्री एनर्जी, और डेल्टा जी नॉट होगा आपका स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। ये स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी हो गया डेल्टा जी नॉट। स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब आपको मैं क्लियर कर चुकी हूँ, उसका मतलब होता है 298 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और गिव्स एनर्जी वो एनर्जी है जो आगे जाके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाती है, मतलब इलेक्ट्रिक वर्क करवाती है, यानी कि ईएमएफ प्रोड्यूस करवाती है। इसलिए इस चैप्टर का ये यूज है। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ कि दैट इज अ मैक्सिमम यूजफुल एनर्जी, इट इज अ मैक्सिमम यूजफुल एनर्जी that can be converted to electrical work, that can be converted to electrical work, जो इलेक्ट्रिकल वर्क में कन्वर्ट हो जाती है, converted to electrical
वर्क, ये इलेक्ट्रिकल वर्क में कन्वर्ट हो जाती है, ये वो वाली एनर्जी होती है। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आर क्या है बच्चों? आर का मतलब तो सब बच्चे जानते हैं, दैट इज अ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और टी का मतलब क्या है बेटा जी? टी का मतलब है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, एब्सोल्यूट और टेम्परेचर, और यहाँ पे जो टेम्परेचर हम यूज कर रहे हैं पूरी कैलकुलेशन में वो 298 केल्विन है, यानी कि रूम टेम्परेचर की बात हो रही है। और लॉग आपको पता ही है, क्यूसी का मतलब होता है रिएक्शन कॉशेंट। रिएक्शन कॉशेंट का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, ये होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है जी, अब इस इक्वेशन को थोड़ा इलेबोरेट कर लेते हैं। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी लॉग ऑफ क्यूसी में, जब आपके पास इक्विलिब्रियम होता है रिएक्शन में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एट, या पहले एक रिलेशनशिप कर लो वो भी ज्यादा है। ठीक है, डेल्टा जी इज इक्वल टू एन एफ ई नॉट ऑफ सेल होता है। ये क्या होता है ना, ये होता है रिलेशनशिप। किस किस में रिलेशन है? मैंने आपको बोला था ना, ये वो एनर्जी है तो इलेक्ट्रिकल वर्क करवाती है, नॉट है तो नॉट लगाएंगे, यहाँ नॉट नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे। रिलेशन बिटवीन द डेल्टा जी एंड डेल्टा ई है। ठीक है, डेल्टा जी एंड द ईएमएफ ऑफ द सेल है। जब ईएमएफ आपकी सेल की प्रोड्यूस डेल्टा जी से होती है तो ऑब्वियसली उसमें कुछ रिलेशनशिप होगा। इसको यहाँ पे पुट करेंगे, एन एफ ई सेल। जिन बच्चों को तो एफ के बारे में पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एफ का मतलब होता है फैराडेज कांस्टेंट। फेराडेज कांस्टेंट की वैल्यू 96486 होती है, पर राउंड ऑफ करके इसको 9650 कूलम पर मोल लेते हैं। ठीक है, चार्ज है ये। एन एफ ई सेल इज इक्वल टू, माइनस में आता है ये, माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल प्लस आर टी लॉग ऑफ क्यू सी। ये इक्वेशन बन जाएगी अगर मैंने वैल्यू पुट की। अब इस सारी इक्वेशन को ना डिवाइडिंग बाय माइनस एन एफ कर लेते हैं। डिवाइडिंग बाय माइनस ऑफ एन एफ, एन एफ से इस इक्वेशन को डिवाइड कर लो, तो ई सेल किसके बराबर आ जाएगा? ई नॉट ऑफ सेल माइनस ऑफ आर टी लॉग ऑफ क्यू सी, इसको हम एन एफ कर देंगे क्योंकि माइनस तो मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। तो ये वाली जो आपके पास इक्वेशन है ना बेटा, ये वाली इक्वेशन को हम बोलते हैं नर्न्स्ट इक्वेशन। अभी इसकी मैं एक दो टाइप्स और सिखाऊंगी। इसमें जो ई सेल होता है, ये ई सेल होता है ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक है, अगर इसी चीज में आपने नॉट लगा दिया, जैसे ई नॉट ऑफ सेल लिख दिया, तो इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। दिस इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, एन होता है नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट। नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन गेन्ड और लॉस्ट का मतलब होता है कि आपने रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन या ऑक्सीडेशन किया है। ठीक है, वो हमेशा नंबर बराबर ही होता है, क्यूसी मैंने बता दिया था। अब इस इक्वेशन को थोड़ा और इलेबोरेट करते हैं। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस ऑफ आर टी बाई एन एफ एल एन इंटू क्यू सी। हमें सबको पता है कि जो एल एन ऑफ एक्स होता है वो 2.303 एल ओ जी ऑफ एक्स के बराबर होता है। तो ये इक्वेशन बेटा हम वहां पे पुट कर देंगे। ई नॉट ऑफ सेल किसके बराबर आ गया? माइनस, और इसको पहले लिख लो, ये आ जाएगा आपके पास ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू 2.303 आर टी बाई एन एफ, और एल ओ जी आ जाएगा। ये हम एल ओ जी टू द बेस 10 में इसलिए करते हैं क्योंकि ये वो है जो लॉग टेबल में हमें दिया होता है, वो टू द बेस 10 वाला है। ठीक है बेटा, इसमें 2.303 इंटू आर की वैल्यू 8.314 पुट कर दो, टेम्परेचर की वैल्यू 298 पुट कर दो, एन को एज इट इज रहने दो, फेराडे कांस्टेंट 96500 पुट कर दो, लॉग टू द बेस 10 इंटू क्यू सी ऐसे ही रहने दो, इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ द सेल ऐसे ही रहने दो, बीच में है माइनस का साइन। तो आपके पास ये जो मल्टीप्लीकेशन है और डिवीजन है यानी कि कैलकुलेशन, ये आएगी 0.059।
डिवाइडेड बाय n, log ऑफ टू द बेस 10 भी ड्रॉप कर देते हैं, सबको पता ही है QC। तो ये आपकी वो इक्वेशन है जो हम न्यूमेरिकल में यूज करते हैं। So this is called as a Nernst equation. I am stopping here for a while because we want to solve the numericals. तो आप ये Nernst equation बेटा यहाँ पे नोट कर सकते हो, फटाफट से नोट कर लो क्योंकि हमने इसको अभी यूज करना है। आप मुझे थम्स अप दे सकते हो अगर आप सबने ये नोट कर लिया है बेटे। कितना टाइम? You can give me a thumbs up if you people have noted it down. चलिए, ओके जी। अब देखो इसको इक्वेशन में यूज कैसे करते हैं, जैसे मैं अभी आपको एक क्वेश्चन करके बताती हूँ। मान लो मैं जर्नल इक्वेशन ले लेती हूँ जो आपका नॉर्मल गैल्वेनिक सेल है, जिसमें इक्वेशन क्या होती है बेटे, जिंक इन द सॉलिड फॉर्म, अभी तो हम कर चुके हैं ये वाला, कॉपर 2+ इन द एक्वस फॉर्म, दैट इज गिविंग अस जिंक 2+ इन द एक्वस फॉर्म प्लस कॉपर इन द सॉलिड फॉर्म। ये इक्वेशन हमें दे दी उसने, ठीक है। अब जहां जहां पे एक्वस फॉर्म है ना, एग्जामिनर वहां पे कंसंट्रेशन भी देता है। जैसे इसकी कंसंट्रेशन 0.01 मोलर है, इसकी कंसंट्रेशन 0.1 मोलर है, ये आ गया आपके पास। अब आप नास्ट इक्वेशन लिखो यहाँ पे। नास्ट इक्वेशन आ जाएगी आपकी, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग ऑफ क्यू सी। ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे, पहले तो ई नॉट ऑफ सेल कैसे कैलकुलेट करते हैं इसमें वो सबको पता है, ई नॉट ऑफ कॉपर 2+2 कॉपर माइनस ई नॉट ऑफ जिंक 2+2 जिंक, इसका तो याद ही हो गया होगा तुम्हें, 0.34 माइनस 0.76 माइनस में, जो कि ऐड होके आता है 1.10। ठीक है, तो ई नॉट ऑफ सेल आ गया 1.10 माइनस 0.0591 बाई एन, एन की वैल्यू 2 आ गई यहाँ पे, लॉग ऑफ क्यूसी, क्यूसी में आती है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट था जिंक 2+ इन द एक्वस फॉर्म कंसंट्रेशन and the concentration of the copper in the solid form divided by concentration of the zinc in the solid form divided by concentration of copper 2+ in the aqueous form. Now always remember concentration of the any of the species which are in their pure form, which are in their प्योर फॉर्म इन द सॉलिड स्टेट, वो यूनिटी होती है 1, तो सॉलिड स्टेट वाली सारी 1 आ जाएंगी। तो हमारे पास बचेगा माइनस 0.0591/2, 2 इलेक्ट्रॉन चेंज थे ना, लॉग ऑफ सॉलिड वाली 1 आ गई, तो यहाँ पे बचा जिंक 2+ इन द एक्वस फॉर्म डिवाइडेड बाय कॉपर 2+ इन द एक्वस फॉर्म। आगे से आप सिर्फ सॉलिड वाली लिखोगे ही नहीं, सिर्फ एक्वस वाली लिखोगे। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आगे परस्यू करते हैं। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल 1.10 माइनस 0.0591/2 लॉग ऑफ, अब देखो कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर जिंक 2+ क्या थी, कंसंट्रेशन ऑफ जिंक 2+ है 0.1 और कॉपर 2+ है 0.01, ये 0.1 डिवाइडेड बाय 0.01, तो ये 1.10 आ गया, ये माइनस 0.0591/2 आ गया, लॉग ऑफ, इसको कैसे सॉल्व करोगे,
10 की पावर -1 बन गया, 10 की पावर -2 बन गया। तो 1.10 माइनस 0.0591/2 लॉग ऑफ ये 10 आ गया। सब बच्चों को पता होना चाहिए कि लॉग ऑफ 10 होता है 1, और लॉग ऑफ जो 100 होता है ना उसको हम कैसे लिखते हैं, लॉग ऑफ 10 की पावर 2, और जो आ जाएगा 2 लॉग 10, यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। और जो log ऑफ 1000 है उसको हम कैसे लिखते हैं, दैट इज log ऑफ 10 की पावर 3, तो वो हो जाएगी 3 log 10, और यानी कि 3, यानी कि log कितना भी हो, जितनी जीरोस हो वो आता जाएगा। मैम लॉग टेबल कैसे करते हैं याद, लॉग टेबल को कभी भी याद करना ही नहीं होता है। यहाँ पे लॉग टेबल की वैल्यू आपको पेपर में गिवन होगी। ये तो मैंने सिंपल सिखाया है कि लॉग 10 1 होता है, 100 है तो 2 होता है, 1000 है तो 3 होता है, 10,000 है तो 4 होता है। लॉग टेबल कभी कोई भी याद नहीं करता। 1.10 माइनस 0.0591/2, इसमें तो लॉग यूज ही नहीं हो रहा ढंग से। लॉग 10 बस 1 ही आ गया, तो आपके पास 1.10 माइनस 0.022 4 95 ये आ जाएगा। अब आप देखो 1.10 में से आप 0.0295 को माइनस कर लो, 5070, 0.0705, कुछ इतना वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा। मैम अगर हम लोग log 15 दिया हो, अगर आपको log 15 दिया हो ना अविनाश, तो आपको क्या करना होता है कि 15 में 2 डिजिट है, तो जितने डिजिट होते हैं उसमें से एक माइनस कर लो, तो 2 माइनस 1 1 आ गया 1 पॉइंट। बाकी लॉग टेबल से देख लोगे कि 15 की के कॉलम में, 15 की रो में 0 कॉलम में कितना वैल्यू आता है वो वहां पे देख के लिख देना। और ये आपको करना नहीं पड़ेगा, वो न्यूमेरिकल में सीधा देगा कि log 15 इतना होता है। पर अगर लॉग टेबल देखना सीखना है तो आपको क्या करना है कि जितने डिजिट दिए होते हैं लॉग में उसमें से एक माइनस करके यहाँ पे लिख लो, उतने पॉइंट आंसर आएगा। बाकी जो 15 है 15 वाली रो देख लो और ऊपर से 0 देख लो, वो जो नंबर आता है वहां पे लिख दो, दैट्स इट। चलो जी, ये हो गया आपका एक क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन जैसे हम ऐसा ले लेते हैं, जैसे मेरे पास था ई नॉट ऑफ सिल्वर प्लस टू सिल्वर, इस क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई थी, ओके बेटे, 0.80 वोल्ट, और एक दिया हुआ था ई नॉट ऑफ कॉपर 2 + 2 कॉपर, इसकी वैल्यू होती है 0.34 वोल्ट। अब ऐसा क्वेश्चन तो मैं पेपर में आ गया और इसकी वैल्यू दी हुई है 0.2, इसकी वैल्यू दी हुई है 0.1, है ना। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन, और क्वेश्चन में दे दिया ई सेल निकाल लो। अब ऐसे मत करना कि ई कैथोड माइनस ई एनोड लगा के आ गए, वो लगाएंगे पर वो ई नॉट निकलेगा तो क्वेश्चन में पूरा नंबर नहीं मिलेगा, उसने ई नॉट ऑफ सेल पूछा है। बिल्कुल सही है, ई नॉट ऑफ सेल तो पहले निकालोगे, ये कैथोड है ये एनोड है, नहीं ये कैथोड होगा ना, ये ज्यादा वैल्यू है, दोनों रिडक्शन पोटेंशियल है। तो ई नॉट ऑफ सिल्वर प्लस टू सिल्वर आएगा, माइनस ई नॉट ऑफ कॉपर 2 + 2 कॉपर आएगा। इसमें ऐसा मत देखने लग जाना कि 2 इलेक्ट्रॉन है या 1 इलेक्ट्रॉन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सिल्वर के केस में 0.80 माइनस 0.34, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.6 और 4 अब देखो ई सेल की क्या वैल्यू होती है, ये लास्ट इक्वेशन आ गई, ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591/n लॉग ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। इसके लिए इक्वेशन लिख लो अगर आप लिखना चाहते हो, उसकी रिडक्शन हो रही है ना, तो Ag प्लस होगा एक्वस फॉर्म में और साथ में होगा कॉपर सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिल्वर सॉलिड फॉर्म में, और कॉपर 2+ हो जाएगा एक्वस फॉर्म में। तो आपको तो सिर्फ एक्वस एक्वस लिखने हैं क्योंकि वो तो आएंगे ही नहीं। तो ये हो जाएगा इसमें कॉपर 2+ एक्वस फॉर्म में प्रोडक्ट में, और रिएक्टेंट में इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि पहले वाली इक्वेशन में तो एक एक इलेक्ट्रॉन था ना। तो अगर किसी बच्चे ने ये स्केयर छोड़ दिया तो उसका आंसर गलत हो जाएगा, माइंड इट केयरफुली। मैं क्या कह रही हूँ कि इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो कॉपर के 2 इलेक्ट्रॉन से कट ऑफ होगा, दोनों इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वो कट ऑफ होने चाहिए ना कंप्लीट इक्वेशन के लिए। तो 2 सिल्वर प्लस गिव्स 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2 सिल्वर, कॉपर गिव्स कॉपर 2+, तो ये इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। अब ई नॉट ऑफ सेल आपने निकाल लिया, 0.46 माइनस 0.591/2 ले लोगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, लॉग ऑफ कॉपर 2+ है 0.1 और यहाँ पे है ये 0.2 का स्केयर, 0.2 इंटू 0.2।
अब इसको सॉल्व कर लो। तो ई सेल आ जाएगा 0.46 माइनस 0.0591/2 log ऑफ 0.1 डिवाइडेड बाय 0.2 इंटू 0.2। एक पॉइंट तो एक पॉइंट से कैंसिल हो गया, ठीक है जी। तो ये बन गया 0.46 माइनस 0.0591/2 लॉग ऑफ, एक पॉइंट का 10 ऊपर चला गया, 10 डिवाइडेड बाय 4 हो गया ये, ठीक है। अब इसको आप कैसे लिखोगे, माइनस 0.0591/2 लॉग m बाई n। तो लॉग जब दो चीजों का डिवीजन होता है तो माइनस हो जाता है, लॉग 10 माइनस लॉग ऑफ 4 हो जाएगा। तो दिस इज 0.46 माइनस 0.0591/2, लॉग 10 की वैल्यू तो 1 होती है, लॉग ऑफ 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। 0.46 माइनस 0.591/2 लॉग 1 तो 1, 10 तो 1 हो गया, माइनस इसकी पावर को नीचे ले आते हैं, 2 लॉग 2 हो गया। लॉग 2 की वैल्यू तो सबको पता होती है, पता हो तो भी ठीक है, नहीं तो वो दे भी देता है, 0.3010 होती है इसकी वैल्यू। बाकी तो आपका मैथ्स है सिंपल, दिस माइनस 0.0591/2 1 माइनस 0.3010। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो और आंसर निकाल सकते हो वोल्ट। सारी कैलकुलेशन मैंने करके दिखा दी है, ठीक है। तो बेसिकली आप ये चीज याद रखोगे कि इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना होता है। जैसे मान लो कुछ ऐसी इक्वेशन आ गई आपको, है ना, एक इक्वेशन में दे दिया Al3+ और एक इक्वेशन में दे दिया Fe2+। तो ऐसे क्वेश्चन में मैडम कैसे करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। मान लो Al3+2 Al दिया हुआ है तुम्हारा 0.43 से, मुझे नहीं पता कितना है, वो तो देगा एग्जामिनर, मैंने तो वैसे बता दिया। Fe2+2 Fe दिया हुआ है मान लो तुम्हारा 0.49 माइनस में, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन कैसे लेंगे, पहले तो रिडक्शन पोटेंशियल है, ये हायर वाला है तो ये रिड्यूस होगा, और ये लोअर वाला है तो ये ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है। मतलब ये वाली चीज जाएगी एनोड पे, कम है जो जो हाई वाला है वो जाएगा कैथोड पे, ठीक है। तो पहले रिएक्शन लिख लो, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, अगर ये एनोड पे जाएगा तो होगा Fe इंटू Fe2++2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जो कैथोड पे जाएगा रिडक्शन हाफ सेल, उस पे क्या लिखोगे, Al3++3 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Al, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 6 बनाने हैं, ठीक है। 6 बनाने के लिए, क्योंकि 2 और 3 तो एक दूसरे से कैसे कैंसिल आउट कैसे होंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 2 से, और यहाँ पे n की वैल्यू 6 आएगी, ठीक है। मतलब इसमें 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना है बस इस क्वेश्चन में। तो आपको मैंने इलेक्ट्रॉन सिखा दिया कैसे लेने होते हैं। और इसके बाद है, ये तो नास्ट इक्वेशन हो गई, नास्ट इक्वेशन से क्वेश्चन हमेशा पूछ लेता है, बहुत आसान क्वेश्चन आता है, सिंपल डाटा पुट करना और वैल्यू निकालनी है। ई नॉट ऑफ सेल की कैलकुलेशन तो आप पहले ही कर चुके हो, ठीक है। तो बाकी ये बचा, इज दैट क्लियर एवरीवन? आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो, क्लियर है? उसके बाद है आपके पास एप्लीकेशंस ऑफ नास्ट मैम इक्वेशन। एप्लीकेशंस ऑफ नास्ट इक्वेशन, नास्ट इक्वेशन की एप्लीकेशंस क्या है? पहली एप्लीकेशन तो वही है जो बेटा तुमने अभी कैलकुलेट किया है। द फर्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल। ई नॉट ऑफ सेल तो निकल जाता है सिंपल वैल्यूज भरने से, पर ईएमएफ में मुश्किल होती है, तो कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ द सेल, ठीक है। इसके लिए मैं फिर से एक बार इक्वेशन लिख देती हूँ कि ईएमएफ की कैलकुलेशन कैसे होती है। ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591/n log ऑफ QC, ठीक है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये और लगा के लिख दिया है, डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये ईएमएफ की कैलकुलेशन ऐसे होती है। सेकंड है
कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा जी, डेल्टा जी की कैलकुलेशन कैसे होती है? अब डेल्टा जी का फार्मूला होता है -NFE7। ठीक है, डेल्टा जी भी पूछ सकता है, डेल्टा जी नॉट भी पूछ सकता है। ठीक है, डेल्टा जी नॉट वाला चलो आगे करवा देती हूँ, पहले डेल्टा जी वाला। डेल्टा जी की वैल्यू होती है -NFE0 अगर n की वैल्यू किसी रिएक्शन में 2 है, जैसे ये वाला रिएक्शन था ना जो जिंक और कॉपर वाला, इस वाले में तो n की वैल्यू 2 होती है और E0 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं 1.10 होती है। अब मैंने कुछ कंसंट्रेशन ली थी, उसके हिसाब से एक आंसर निकाला था पीछे, ये निकाला था 0.0705। ये यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, कंसंट्रेशन कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो एफ की वैल्यू 96500 कूलम पर मोल होती है। ठीक है, N2 होता है और ई सेल कहाँ से कैलकुलेट करेंगे? फ्रॉम द नास्ट इक्वेशन। एन की वैल्यू 2 नहीं होती, जितनी इक्वेशन में यूज होती है इस रिएक्शन के लिए 2 है, तो एन कितना भी हो आप ऐसे याद मत कर लेना कि N2 है, इस रिएक्शन के लिए N2। ई सेल फ्रॉम द नास्ट इक्वेशन, तो यहाँ पे आप डेल्टा जी कैलकुलेट कर सकते हो। थर्ड है कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा जी नॉट ऑफ सेल। अब डेल्टा जी किसके बराबर था? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी लॉग ऑफ क्यू सी के बराबर होता है। अब एट द इक्विलिब्रियम, ये याद रखना है हमेशा, ये कंडीशन पूछ लेता है। एट द इक्विलिब्रियम, जब किसी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ जाता है ना, तो डेल्टा जी की वैल्यू 0 होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 11th क्लास के सिलेबस में से भी पूछता है और ये 12th में भी आता है कि अगर किसी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम होता है तो डेल्टा जी की वैल्यू 0 होती है। तो डेल्टा जी 0 आ गया, डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी लॉग ऑफ क्यू सी ऐसे आ जाएगा। हाँ, एक बात और, अगर किसी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ जाता है ना, तो उसके कांस्टेंट को भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोल देते हैं। एट द इक्विलिब्रियम डेल्टा जी 0 के बराबर हो जाएगा और क्यू सी किसके बराबर हो जाएगा? के सी का। के सी को क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। के सी क्या है आपका? भाई जी माइक ऑन है हिमेश। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी लॉग ऑफ क्यू सी की जगह पे के सी आ गया। तो अब इसको इधर ले आओ, माइनस ऑफ डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू आर टी लॉग ऑफ के सी। ठीक है, अब आप इसको 2.303 से मल्टीप्लाई कर लो क्योंकि लॉग को बदलना है। तो 2.303 आर टी एन था ना, यहाँ पे भी एन लगा लें, लॉग ऑफ के सी। ठीक है, तो ये डेल्टा जी नॉट आ गया माइनस में। तो ये फार्मूले का क्वेश्चन भी बहुत आता है। कुछ भी नहीं करना कि के सी कैलकुलेट कर लेना है आपको और डेल्टा जी नॉट उस हिसाब से कैलकुलेट हो जाएगा लास्ट इक्वेशन से। ठीक है, तो ये थर्ड फार्मूला हो गया। फोर्थ फार्मूला, कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं? फ्रॉम द लास्ट इक्वेशन। हमारे पास इक्वेशन क्या होती है? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 बाई एन और लॉग ऑफ क्यू सी होता है बेटे, ये इक्वेशन होती है। अब जब किसी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ जाएगा ना, तो जैसे ई सेल है वो आपका 0 हो जाएगा, ये वाला पोर्शन, क्योंकि डेल्टा जी 0 था, और क्यू सी किसके बराबर आ जाएगा? के सी के। तो यहाँ पे 0 पुट कर दो, दिस इज माइनस ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग ऑफ क्यू सी की जगह पे अब के सी लिख देंगे। अब इसको माइनस को इधर एडजस्ट करो, माइनस ऑफ ई नॉट ऑफ सेल किसके बराबर आ जाएगा? माइनस ऑफ 0.0591 बाई एन लॉग ऑफ के सी। तो माइनस और माइनस कैंसल, और इस इक्वेशन से हम कैलकुलेट क्या कर सकते हैं? ई सेल इज इक्वल टू
0.0591 बाय n log ऑफ Kc। ठीक है, तो n को इससे मल्टीप्लाई करो, n ई सेल इज इक्वल टू 0.0591 log ऑफ Kc। अब इस इक्वेशन में 0.0591 को भी दूसरी साइड पे शिफ्ट करो, तो n ई सेल है या ई नॉट ऑफ सेल है, ई नॉट ऑफ सेल, n ई नॉट ऑफ सेल डिवाइडेड बाय 0.0591 और ये आ गया log ऑफ Kc। याद रखो बेटा, या तो इसका एंटी लॉग लेके क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, उसकी वैल्यू दी होगी, या ये log टू द बेस 10 होता है, जब दूसरी साइड पे लेते हैं तो ये 10 रेज टू पावर आ जाता है। तो Kc की वैल्यू आ जाएगी 10 रेज टू पावर n ई नॉट ऑफ सेल डिवाइडेड बाय 0.0591। ये कैलकुलेशन होती है आपके पास जब Kc कैलकुलेट करना होता है। ठीक है जी। और फिफ्थ एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। फिफ्थ एप्लीकेशन है कैलकुलेशन, ये लास्ट एप्लीकेशन है बेटे, कैलकुलेशन ऑफ द सॉल्यूबल। से सब सेम सेम ही है, देखने में आपको लंबा लग रहा होगा, बट एक ही इक्वेशन है, उसी में से वैल्यू पुट करी जा रहे हैं। बस इक्विलिब्रियम की एक इकलौती कंडीशन है कि वो दो चीजें आपस में डेल्टा जी जीरो होता है और ई सेल जीरो होता है, बस ये है और कुछ भी नहीं है। कैलकुलेशन ऑफ द solubility of sparingly soluble salt। solubility कैसे करते हैं, solubility प्रोडक्ट, मान लो मेरे पास AgCl है बेटे, AgCl एक स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है। स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट का मतलब होता है कि जो पानी में प्रेसिपिटेट बना देता है, पूरी तरीके से घुलता नहीं है। अब AgCl को पानी में लोगे तो वो नीचे बैठ जाएगा, प्रेसिपिटेट बना देगा, है ना, घुलेगा नहीं। तो ये ब्रेकअप हो जाएगा Ag प्लस एक्वस में और Cl नेगेटिव एक्वस में। ठीक है, तो और जब हम इसका KSP लिखते हैं ना, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, KSP को क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मतलब जिसमें ये डिसॉल्व हुआ है इन दोनों का प्रोडक्ट, Ag प्लस एक्वस फॉर्म और Cl नेगेटिव एक्वस फॉर्म। ये 11th क्लास का टॉपिक है, ये हो जाता है KSP। अब अप्लाइंग द नास्ट इक्वेशन, अप्लाइंग द नास्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा बेटे, जब आप नास्ट इक्वेशन को अप्लाई करोगे तो इक्वेशन वही है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 बाय n log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब इस रिएक्शन में भी आपको इक्विलिब्रियम नजर आ रहा है, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, ई सेल बराबर हो जाएगा जीरो के, तो जीरो इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल आ जाएगा। और ये जो आपके पास है ना प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, यानी कि क्यूसी भी किसके बराबर आ जाएगा, के एस पी के। यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कौन सा है, के एस पी, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तो क्यूसी किसके बराबर आ जाएगा इसके लिए, के एस पी के। तो ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 बाय एन लॉग ऑफ, जहाँ पे क्यू एस पी लिखा था तो वहाँ पे के एस पी हो जाएगा, तो माइनस ऑफ ई नॉट ऑफ सेल यहाँ पे आ गया, माइनस 0.0591 बाय एन लॉग ऑफ के एस पी। तो माइनस से माइनस कैंसल, एन ई नॉट ऑफ सेल डिवाइडेड बाय 0.0591 इज इक्वल टू लॉग ऑफ के एस पी। तो बिल्कुल सेम लास्ट क्वेश्चन जैसी कैलकुलेशन है, बस वहाँ पे के लिखा था, यहाँ पे के सी लिखा था, यहाँ पे के एस पी है। तो के एस पी की वैल्यू आ जाएगी 10 रेज टू पावर एन ई नॉट ऑफ सेल डिवाइडेड बाय 0.0591। ध्यान रखो, जब log टू द बेस 10 होता है ना, दूसरी साइड जाके या तो 10 बन जाता है, या तुम इसे एक ऐसे लिख सकते हो, एंटी लॉग ऑफ दिस टर्म। ये वैल्यू एंटी लॉग की आपको दी होगी कि इसका एंटी लॉग। इज दैट क्लियर बेटा,
एक बार मैं सारी एप्लीकेशन, बस इतनी एप्लीकेशन है अनाउंस्ड इक्वेशन की, उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है और थोड़ा सा फैराडेज लॉ है। एक बार सारी मैं दिखा देती हूँ आपको, आप दोबारा से चेक कर सकते हो। बेटे क्या लिख रहे हो डिम्पल आप? मुझे पता है ऑन नहीं है, क्या ऑन नहीं है डिम्पल? आई एम नॉट गेटिंग यू, व्हाट इज नॉट ऑन? ओ एन, मुझे समझ नहीं आई आपकी बात, क्या कह रहे हो? चलिए, तो ये बेटे एप्लीकेशन थी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। नास्ट इक्वेशन की एक बार आप सारा लेक्चर दोबारा से देख लो, फिर एक क्वेश्चन आप करके दिखाना। नास्ट इक्वेशन से देख लो, यहाँ से काम आएगी ये, यहाँ से भी नहीं। यहाँ से, जैसे जहाँ से मैंने बोला था ना कि एक बार इसको नोट कर लो, ये इक्वेशन है। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल, और बच्चों जो ई नॉट ऑफ सेल है वे वही है जो कैथोड माइनस एनोड तुम करते थे। एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज है, क्यूसी प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट लिखना है। ये पहला न्यूमेरिकल मैंने करके दिखाया है। देखो ई नॉट ऑफ सेल तो वैसे ही निकाला है, कैथोड माइनस एनोड। चलो मैं इसका एक क्वेश्चन देती हूँ आपको, देन यू विल गेट टू नो। एप्लीकेशन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बस थोड़ा सा ही है, नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन करके दिखाइए। What is the cell potential of electrochemical cell in which cell reaction is Pb2 plus cadmium gives Pb
plus CD2 plus. Given E naught of cell is equal to 0.277 volt. कैडमियम 2 प्लस की कंसंट्रेशन है 0.02 मोलर और पैलेडियम पैलेडियम नहीं लेड प्लम्बम इसकी 0.2 मोलर। चलो करो सॉल्व अपनी कॉपी पे, बताओ मुझे कितना आंसर आता है। डूइंग बेटा, किया है किसी बच्चे ने सॉल्व इसको? Who has solved can tell me। आंसर बता दो चैट बॉक्स में जिस बच्चे ने सॉल्व किए। अंजना सही है बेटे। बाकी भी करो भाई जल्दी। Everybody has to reply in the chat box what is the answer you people are getting. सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करने को बोला है आपको। ई नॉट ऑफ सेल भी दे रखा था तो काम ही आसान है। ई सेल की क्या वैल्यू होती है? ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 बाई एन log of concentration of product divided by concentration of reactant। ठीक है, अब ई नॉट ऑफ सेल 0.277 है माइनस 0.0591 बाई इलेक्ट्रॉन्स है तो 2 हो जाएगा। लॉग ऑफ कैडमियम 2 प्लस है 0.02, लेड है 0.2। ठीक है जी, 100 नीचे आ जाएगा, 10 ऊपर आ जाएगा तो नीचे 10 बचेगा। या ऐसे कर लो सिंपल। log of 0.01 तो 0.277 माइनस 0.0591 बाई 2 log of 1/100 लिख लो इसको। ठीक है ना, पॉइंट को हटा दिया मैंने तो ये 0.277 माइनस 0.0591 बाई 2 log m बाई n है तो log m माइनस log n कर दो। ठीक है, इसका तो सॉल्व करना अभी आपको सिखाया ही था। 0.277 माइनस 0.0591
अच्छा, एक मिनट, यहाँ पे देखो एक बार, कैलकुलेशन में था कैडमियम 2 प्लस 0.02 और ये 0.2, इसका 10 आ जाएगा और इसका 100 आ जाएगा, फिर 1 आ गया, तो ये 0.1 आएगा, ना कि 0.01, 1 आएगा। ठीक है, तो और आसान है फिर कैलकुलेशन, ये सिर्फ 1/10 नहीं आएगा। तो 1/10 का कितना होता है भाई, log 1 0 होता है, याद रखना बेटे, log 1 is 0 और log of 10 1। ठीक है, तो ये 1 आ जाएगा, 0.277 माइनस माइनस प्लस 0.591, तो 0.3066 कुछ ऐसा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको करना है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना फिर आपको ये क्वेश्चन नहीं आएगा। इज इट क्लियर और नॉट? देख लो जिन बच्चों ने नहीं नोट किया, एक बार इसको नोट कर लो, इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्लास तक जो आज वाला लेक्चर है, सिर्फ आज मेन नास्ट इक्वेशन हुई है, तो वॉट एवर इज अ नास्ट इक्वेशन ना, वो नास्ट इक्वेशन वाला पोर्शन आप लोगों को बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास तक ये हो जाना चाहिए। इज दैट क्लियर एवरीवन? आप चैट बॉक्स में बता सकते हो। ओके डिम्पल, जिन्होंने यहाँ से कर लिया नेक्स्ट स्टेप नोट कर लो। ओके जी, नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ लेना, और जिसको नास्ट इक्वेशन या उसके रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है वो मेरे से पूछ सकता है। ठीक है, नोटेड एवरीवन?